हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी हेड के सीए इंटर के इलस्ट्रेशन नंबर 19 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 24 तक। बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या बोलता है? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आर वर्किंग फॉर मेसर्स गामा लिमिटेड एज पर सैलरी फिक्सेशन नॉर्म्स द फॉलोइंग परक्विजिट्स वेयर ऑफर्ड। एक्स और वाई को कुछ परक्विजिट्स मिल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या मिल रहा है इनको। मिस्टर एक्स जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट है। क्या है भाई? डोमेस्टिक सर्वेंट। सॉरी मिस्टर एक्स हु इंगेज्ड इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। मैं इंगेज्ड वर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था और मिस्टर एक्स जो कि अच्छा खासा एम्प्लॉय है उसको डोमेस्टिक सर्वेंट बना दिया मैंने। चलो आओ वापस से स्टार्ट करते हैं। फॉर मिस्टर एक्स की बात चल रही है। हु इंगेज्ड अ डोमेस्टिक सर्वेंट फॉर 500 पर मंथ। मिस्टर एक्स जो है वो खुद होकर एक डोमेस्टिक सर्वेंट रखा 500 पर मंथ। हिज एम्प्लॉयर रीइंबर्स द एंटायर सैलरी टू द डोमेस्टिक सर्वेंट। और एम्प्लॉयर जो है वो पूरा बोलता है कि मैं दे दूंगा तुम्हारे बदले, मैं रिम्बर्स कर दूंगा पैसा। तुम यानी जो उसके डोमेस्टिक सर्वेंट था वो रखा किसने? मिस्टर एक्स ने। पर उसका पैसा कौन दे रहा था? एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा था। ठीक है। वही मिस्टर वाई रखा नहीं डोमेस्टिक सर्वेंट को, उसको प्रोवाइड कर दिया गया डायरेक्ट कंपनी के द्वारा कि ये लो तुम ये डोमेस्टिक सर्वेंट को काम पे लगाओ और 500 पर मंथ एज पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन पैकेज। You are required to comment on the taxability of the above in the hands of Mr. X and Mr. Y who are not specified employees. अब दोनों सिचुएशन तो सेम है। कैसे सेम है? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों डोमेस्टिक सर्वेंट की जो सर्विस है वो ले रहे हैं और दोनों का पैसा जो है एम्प्लॉयर दे रहा है। पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मिस्टर एक्स जो है वो खुद होकर पहले हायर किया, फिर वो हायर चार्जेस खुद पे किया और रिम्बर्स करवाया कंपनी के द्वारा। पर मिस्टर वाई कुछ नहीं किया, कंपनी डायरेक्ट उसके घर पे डोमेस्टिक सर्वेंट को भेज दी। ठीक है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। अब पहले लॉ क्या बोलता है ये देखते हैं। अगर डोमेस्टिक सर्वेंट का केस है तो हमको ये देखना है कि क्या सर्वेंट एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर है या सर्वेंट एंगेज्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने खुद भेजा है या एम्प्लॉय ने खुद हायर किया है। अगर एम्प्लॉयर ने खुद भेजा है तो परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। अगर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो ही उसके हाथ में परक्विजिट्स टैक्सेबल होंगे। अगर सर्वेंट जो है वो एम्प्लॉयर खुद भेज रहा है तो इजी। पर अगर एम्प्लॉय खुद हायर कर रहा है और सर्वेंट को इंगेज कर रहा है एम्प्लॉय खुद, और एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है या एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, तो उसको परक्विजिट्स मानेंगे फॉर ऑल एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 17(2)(4। और ये जो है ये है अंडर सेक्शन 17(2)(3। तो अगर मैं आपको बोलूं तो इस क्वेश्चन में मिस्टर एक्स जो है वो फॉल कौन से कैटेगरी में कर रहा है? वो खुद होके इंगेज किया है तो वो सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है। यानी उसकी जो भी सैलरी वो 500 पर मंथ डोमेस्टिक सर्वेंट की है वो पूरी की पूरी परक्विजिट्स मानी जाएगी और पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी उसके हैंड्स में। पर मिस्टर वाई जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यानी कि कंपनी उसको खुद होकर दे रही है डोमेस्टिक सर्वेंट। वो मांगा नहीं और नहीं वो हायर किया, कंपनी खुद होकर दे रही है। तो खाली अगर स्पेसिफाई एम्प्लॉय होता तो टैक्सेबल होता। पर क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है मिस्टर एक्स एंड वाई हु आर नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, तो मिस्टर वाई को नहीं टैक्सेबल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ आ गया। अब इसको कैसे लिखना है मैं एक बार आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कैसे लिखा हुआ है ये बताता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, इन द केस ऑफ मिस्टर एक्स it becomes an obligation which the employee would have discharged even if the employer did not reimburse the same। अगर employer reimburse नहीं करता फिर भी employer को तो देना पड़ता। Hence the perquisites will be covered under section 17(2)(4) or will be taxable in the hands of Mr. X. This is taxable in case of all the employees. Easy।
पर in the case of Mr. Y, it cannot be considered as an obligation which the employer would meet. The employer might choose not to have a domestic servant. This is taxable only in the case of specified employees covered by section 17(2)(3). जो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो 17(2)(3) के अंदर कवर है, अगर वो एम्प्लॉय होते तो टैक्सेबल होता। तो यहाँ पर मिस्टर वाई के लिए कोई भी परक्विजिट्स एलिमेंट नहीं आएगा। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 समझ आ गया हो। अब मैं आता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 20 में। इलस्ट्रेशन नंबर 20 बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन है। हमने अभी जितने इलस्ट्रेशन किए सबको कंबाइन करके इन्होंने एक इलस्ट्रेशन बना दिया है, तो हमको इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, खाली अच्छे से पढ़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊँगा और आपको सॉल्यूशन बताते जाऊँगा। आइए, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस, रिटायर हो गए जी, रिटायर हो गए। वाई लिमिटेड में काम कर रहे थे, 31/1/25 को रिटायर हुआ, 31 जनवरी 2025 को रिटायर हो गए। आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर्स एंड 1 मंथ, 30 साल और 1 महीना काम किए, ठीक है। ही हैड जॉइंड द कंपनी ऑन 1/1/95 एट द एज ऑफ 30 ईयर्स एंड रिसीव द फॉलोइंग ऑन हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की बात चल रही है, रिटायरमेंट के समय इसको क्या क्या मिला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रेचुटी 6 लाख का मिला है और लिखा हुआ है ही वॉज कवर्ड अंडर द पोगा एक्ट। हमको पता है ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर पोगा एक्ट में कवर है तो। लीव एनकेसमेंट ये भी हमको पता है 3,30,000 का मिला है फॉर 330 डेज लीव बैलेंस इन हिज अकाउंट। 330 दिन का लीव बैलेंस बचा हुआ था और उसके बदले 3,30,000 रुपए इसको मिले हैं और उसको 30 डे लीव मिल रहा था फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और 30 डे ही अलाउ रहता है, ठीक है। एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी वॉज ऑफर कार विच वॉज परचेज ऑन 30/1/22। अब यहाँ पर कार को सेल कर रहा है, बहुत बढ़िया। 30/1/22 बाय द कंपनी फॉर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में कंपनी ने खरीदा था 30/1/22 को और 2 लाख रुपए ले लिए इससे और इसको कार दे दी। और कंपनी डेप्रिसिएशन लगाता था 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन लगाता था? कंपनी लगाता था 15% SLM पे, ठीक है। आते हैं इस पॉइंट पे, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। amount of 3 lakh as commutation of the pension for 2/3 of his pension, यानी 2/3 66.67% जो है वो कम्यूट करवा लिया और उसके बदले 3 लाख रुपए मिले हैं। कंपनी उसको गिफ्ट वाउचर दिया है 6,000 का रिटायरमेंट पे, और हिज कलीग्स उसको कलीग्स लोग मिलकर टीवी दिए हैं जो कि 50,000 का है, वो खुद दिए हैं, खुद से होके दिए, बहुत उनको प्यार आ रहा होगा तो दे दिए। और अदर पर्टिकुलर में देखें तो उसकी जो बेसिक सैलरी थी वो 20,000 थी और 50% DA जो है पर मंथ उसको मिल रहा था फ्रॉम द पीरियड 1/4/24 से 31/1/25 तक, क्योंकि 31/1/25 को तो वो रिटायर हो गया, यानी 10 महीने काम किया है, बहुत बढ़िया। पेंशन जो है वो 5,000 मिला, आखिरी के 2 महीने में 5,000 का पेंशन मिला है। हमको निकालना है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कौन से असेसमेंट ईयर के निकालना है? 25-26। एज्यूमिंग ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। वो पुराने प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेट करवाना चाहता है, बहुत ही अच्छी बात है। हमको यहाँ पर कोई भी आपत्ति इससे जो है वो नहीं है। अब हम आते हैं इसके कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। हमको यही कैलकुलेट करना है ना? चलो ठीक है, यही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे उसका अमाउंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है जी? सबसे पहले तो पहला पॉइंट में हमको बेसिक सैलरी और DA लेना ही होता है, तो मैं पहले बेसिक सैलरी और DA को ले लेता हूं। बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 10 महीने के लिए काम किया है, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपए। दूसरा
डीए कितना है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि आ गया मेरा 1 लाख रुपए। 1 लाख कहाँ से आया, 2 लाख का 50%, 2 लाख का 50% 1 लाख हो गया। ये आ गया मेरा बेसिक और आ गया मेरा डीए। अब मैं आता हूँ वापिस और देखता हूँ सबसे पहला। अच्छा, सबसे पहले से एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो, पेंशन की बात भी कर लेते हैं तो नीचे के पॉइंट कवर हो जाएंगे। पेंशन का क्या मैटर रहता है दोस्तों, अनकम्यूटेड जो पेंशन रहता है वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है ना। तो इसमें हमको कोई भी मारा मारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, पेंशन अनकम्यूटेड या फिर मंथली पेंशन रहता है वो टैक्सेबल फॉर ऑल है। तो सबसे पहले मैं पेंशन को इसके अंदर ऐड कर दूंगा, अनकम्यूटेड पेंशन 5,000 इंटू 2 मंथ, तो ये आ गया आपका 10,000 रुपये अनकम्यूटेड पेंशन का आ चुका है। अब स्टार्टिंग से आते हैं, सबसे पहले ग्रेच्युटी, पॉइंट नंबर 4, ग्रेच्युटी। तो आपको ग्रेच्युटी के लिए पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट में देखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या है। ग्रेच्युटी इसको कितना मिला है, 6 लाख रुपए का ग्रेच्युटी मिला हुआ है इसको, है ना। और पोगा एक्ट में कवर भी है भाई साहब हमारे। देखो, अगर कोई पोगा एक्ट में कवर एम्प्लॉय रहता है, एग्जेम्पशन मिलता है। पहला 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तीसरा 20 लाख। तीनों में से विच एवर इज लोअर उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। सैलरी में क्या क्या लेना है, लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए बोथ दोनों लेना है, सैलरी पर मंथ। अब एक बात बताओ, सैलरी इसका था 20,000 पर मंथ और डीए इसका था 50% ऑफ सैलरी जो कि था 10,000 पर मंथ। तो 20,000 प्लस 10,000 30,000 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो 15/26 इंटू 30,000 इंटू, ये काम किया है हमारे लिए 30 ईयर्स तक, है ना। क्वेश्चन में देखो आप 30 ईयर्स तक काम किया, 30 ईयर एंड 1 मंथ। तो मैं यहाँ पर लिया हूँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 30, ये आ गया मेरा 519,231। एक्चुअल कितना मिला इसको, 6 लाख, और मैक्सिमम कितना अलाउड है, 20 लाख। तो विच एवर इज लोअर में कितना आएगा, 519,231। तो इतना उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अब आते हैं हम ग्रेच्युटी में। टोटल मिला था 6 लाख रुपए, जिसमें से एग्जेम्पशन हमने नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया 519,231। तो ये आ गया इसका ₹80,769। ठीक है, ये हो गया ग्रेच्युटी का काम। अब आते हैं हम लीव एनकैशमेंट में। किस में आते हैं, लीव एनकैशमेंट में। लीव एनकैशमेंट में 3,30,000 मिला है, 330 दिन का इसका लीव का बैलेंस था और 30 दिन हर साल इसको लीव मिलता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लीव सैलरी, मैंने पहले ही सारे प्रोविजंस आपके लिए रखे हुए हैं। लीव सैलरी, अनयूटिलाइज लीव की सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो टैक्सेबल है। क्या ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है, नहीं, ये रिटायरमेंट के बाद है। तो रिटायरमेंट है तो 10 AA में लगेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो अदर एम्प्लॉय में पहला पॉइंट है लीव क्रेडिट इन मंथ इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी कैसे लेना है, एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ प्लस एवरेज डीए इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 मंथ प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ। अब डीए इन टर्म्स लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन में जो डीए है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो डीए इन टर्म्स है, तो हम उस डीए को इन टर्म्स नहीं मानेंगे। तो हम इसमें खाली बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ लेंगे, ठीक है। अब हमको 4 पॉइंट देखने हैं ना, तो मैं बारी बारी से कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले लीव क्रेडिट इन मंथ। लीव क्रेडिट इन मंथ का क्या करना है हमको,
लीव क्रेडिट इन मंथ निकालना है, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है लीव क्रेडिट के बारे में। 330 दिन थे इसके पास, लीव बैलेंस इन इस अकाउंट, तो $330 जो है उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। फर्स्ट पॉइंट, लीव क्रेडिट इन मंथ दिया है, 330 दिन की लीव थी और डिवाइडेड बाय 30 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा मंथ का, तो मेरे हो गए 11 मंथ, 11 मंथ्स, ठीक है, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ मेरी कितनी हो गई 20,000, तो ये मेरा कितना आ गया 2,20,000 रुपये आ गया। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, 10 मंथ को मल्टीप्लाई करना है 20,000 से, तो आ गया मेरा 2 लाख। थर्ड पॉइंट बोलता है एक्चुअल कितना मिला है भाई, 3,30,000 मिला है। और फोर्थ क्या मिलता है, मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक आपको जो है डिडक्शन मिल सकता है। अब इसमें से हमको क्या लेना है, विच एवर इज लोअर। तो विच एवर इज लोअर मेरा आ गया 2 लाख रुपए, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट लीव एनकैशमेंट का, जो कि मैं नोट नंबर 2 में सॉल्व करूंगा, मेरे को मिला 3,30,000 रुपये और मेरा सबसे लोवेस्ट एग्जाम्शन जो आया है वो आया है 2 लाख रुपए का। तो मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट हो गया वो हो गया ₹1,30,000। ईजी, लीव एनकैशमेंट 1,30,000। अब उसके बाद हम आते हैं कार के तरफ। कार में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कार पढ़िए एक बार आप, कार में क्या लिखा हुआ है। एक कार 30/1/22 को दी गई थी इसको, मोटर कार, और 5 लाख रुपए में कंपनी ने खरीदी थी 30/1/22 को, और 2 लाख रुपए में इसको दे दी थी जब ये रिटायर हुआ तब, और 15% SLM कंपनी ने लगाया था। अब अगर मैं बात करूं कार की, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के अंदर आएगा। कार जो है वो टैक्सेबल वैल्यू उसकी आएगी WDV में से कंसिडरेशन को माइनस करना है। अब WDV कैसे निकालेंगे, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है WDV मेथड से हमको, और WDV निकालना है, फिर उसमें से कंसिडरेशन को माइनस करना है। तो बहुत ही ईजी है। फोर्थ पॉइंट कार के लिए मैं यहीं पे कैलकुलेशन करता हूं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कार का कितना था, ओपनिंग बैलेंस कार का था 5 लाख रुपए 30/1/22 को। डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड ईयर पे लगेगा, तो माइनस मैं करूंगा डेप्रिसिएशन 20%, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपए, तो ये आ गया ₹4 लाख। WDV 1/4/23 का आ गया, माइनस कर दूंगा फिर से डेप्रिसिएशन 20%, तो ये आ गया मेरा 80,000 का, तो ₹3,20,000 बचा। ये आ गया मेरा WDV 1/4/24 का, फिर माइनस कर दूंगा मैं इसमें डेप्रिसिएशन 20%, तो ₹64,000, ये आ जाएगा ₹2,56,000। 3,20,000 माइनस 64,000, 2,56,000। ये आ गया मेरा WDV 1/4/25 का,
और ये 1/4/25 को नहीं, उसके पहले ही 29/1/25 को दे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा WDV, मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये कार तो उसके पहले ही बिक जा रही है। 31/1/25 को मेरा 2,56,000 की WDV आ गई। अब मेरे को माइनस कैश रिसीव्ड कितना ही मिल रहा है भाई साहब, 2 लाख रुपए मिल रहा है, और 56,000 रुपये इसका जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा परक्विजिट्स। टैक्सेबल परक्विजिट्स जो है वो हो गया 56,000 कार का। नोट नंबर 3 में आ गया ये, है ना। फिर हम आते हैं 5वें नंबर पे। अभी कार का काम भी हो चुका है हमारा, और क्या बचा अभी, पेंशन का कम्यूटेशन बचा हुआ है जी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो देखो पेंशन का क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, और ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 1/2। तो इसको ग्रेचुटी तो मिल रही थी, तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, टोटल पेंशन यानी 100% वैल्यू लेनी है, तो उतना एग्जेम्पशन इसको मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं पेंशन कम्यूटेड की, तो रिसीव कितना हो रहा है इसको पेंशन, देखो क्वेश्चन में ध्यान से, 3 लाख रुपए मिल रहा है, और 2/3 के लिए मिल रहा है ना, तो 3 लाख रुपीज इसको मिल रहा है। और माइनस एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमको 3 लाख को कन्वर्ट करना होगा, 3 लाख को कन्वर्ट करना होगा। 3 लाख जो है हमारा 2/3 है, तो इंटू 3/2 करूँगा तो मेरा ये 100% आ जाएगा, और उसका मैं फिर कैलकुलेशन करूँगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है। अगर ग्रेचुटी मिल रहा है तो 1/3 इंटू टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट रहता है, तो इंटू कर दूंगा इसका 1/3, तो ये आ जाएगा 3 लाख इसको मिला था टोटल, और उसमें से मेरी एग्जेम्पशन की अमाउंट आ जाएगी 3 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 1,50,000 रुपये आ गया मेरा एग्जेम्पशन, और इसको मिल रहा है 3 लाख, तो मेरा जो है ₹1,50,000 आ गया कम्यूटेड पेंशन का पार्ट। इसके बाद दोस्तों कंपनी गिफ्ट वाउचर दे रहा है 6,000 का उसके रिटायरमेंट में। सबसे पहली बात, अगर 5,000 के ऊपर रहता है तो टैक्सेबल होता है, ये तो हमको पता है। अब यहाँ पर 2 ओपिनियन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी आपको 2 ओपिनियन देता है। पहला वो बोलता है कि 5,000 के ऊपर वाला जो है 1,000 टैक्सेबल कर दो। दूसरा, अगर 5,000 के ऊपर गया तो 0 से यानी पूरा का पूरा 6,000 टैक्सेबल कर दो। तो आपको कौन सा ओपिनियन लेना है वो आपके ऊपर है, पर मेरे हिसाब से इसका जो ओपिनियन सही बैठता है, जो मैं खुद अपने टाइम पे फॉलो कर चुका हूँ, वो है कि पूरा अगर 5,000 के ऊपर गया तो पूरा टैक्सेबल कर देना। अब आखिरी में बच गया टीवी। उसके कलीग ने उसको टीवी दिया था, कितने का टीवी दिया था उसको, 50,000 रुपये का टीवी दिया था। अभी देखो दोस्तों, एक सेक्शन है 56(2)(10 जो कि गिफ्ट के प्रोविज़न के बारे में बात करता है, वो कैपिटल एसेट देने के बारे में बात करता है। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टीवी जो है वो वहाँ पे जो कैपिटल एसेट या प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है उसके अंदर पे नहीं आती है, इसीलिए टीवी पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 7वां टीवी का नील हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका टोटल,
7,32,769 रुपीज़ आ गया है मेरा ग्रॉस सैलरी। अच्छा, डिडक्शन भी मिलेगा इसको? जी हाँ, डिडक्शन मिलेगा। कौन से स्कीम में है ये ओल्ड स्कीम में है, तो डिडक्शन भी इसको मिलेगा 16, कितना मिलेगा जी डिडक्शन? 50,000 मिलेगा। नए वाले में 75 मिलता, पर नए वाले में एग्जेम्पशन नहीं मिलते हैं बहुत सारे। 6,82,769 रुपीज़ आ गया मेरा टोटल टैक्सेबल सैलरी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको रिवीजन क्वेश्चन के लिए टिक करना है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब मैं आता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 21 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 21 क्या बोलता है, देखिए 21 बहुत ही ईजी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 बोलता है, Sri Bala, employed in ABC Limited as a finance manager, gives you the list of the perquisites provided by the employer for the entire financial year 24-25। ये कुछ दिए हैं, हमको निकालना है चार्जेबल परक्विजिट्स की वैल्यू कितनी होगी मिस्टर बाला के हाथ में असेसमेंट ईयर 25-26 में। और नीचे दिया है लैंडिंग रेट ऑफ SBI, जो हाउसिंग लोन का था 1/4/24 को, वो था 10%। चलो कोई बात नहीं, इससे हमको एक हिंट मिल गया कि कहीं पर लोन वाला क्वेश्चन है ये, है ना, बिना पढ़े समझ आ गया कि लोन वाला क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहला, अच्छा मैं पहले इसको लिख लेता हूं कि कौन सा टैक्सेबल होगा कौन सा नहीं होगा। कंप्यूटेशन ऑफ चार्जेबल परक्विजिट्स। ठीक है, पहला, डोमेस्टिक सर्वेंट वॉज प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ बाला। सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज 1500 पर मंथ। द सर्वेंट वॉज एंगेज्ड बाय हिम, खुद जाकर वो उसको एंगेज किया। एंड द सैलरी इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। अब याद है थोड़ी देर पहले मिस्टर एक्स वाला क्वेश्चन आया था, तो बस सेम वैसा ही इसका कॉन्सेप्ट है। तो वो बोल रहा है कि इस केस पे लगेगा कि नहीं, इसको टैक्सेबल परक्विजिट्स मानेंगे कि नहीं। तो सर्वेंट के केस में पूरा का पूरा 1500 इंटू 12 मंथ, यानी आपका ₹18,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर इन केस द कंपनी हैज़ एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। अगर कंपनी खुद होकर सामने से सर्वेंट दे रहा है तो आपको ये देखना है कि क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है 17(2)(3) में, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने पर भी सेम कैलकुलेशन होगा। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तो भी उसका सेम 18,000 रुपीज का टैक्सेबल परक्विजिट्स आएगा। ठीक है, ये आपको नोट में लिखना पड़ेगा, है ना। फिर फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू 2 चिल्ड्रेन, आरती एंड अशोक इन स्कूल मेंटेन एंड ओन्ड बाय द कंपनी। खुद कंपनी का स्कूल है। द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन फॉर आरती इज कंप्यूटेड 900 पर मंथ एंड फॉर अशोक एट 1200 पर मंथ। नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड बाय द कंपनी फॉर सच एजुकेशन फैसिलिटीज फ्रॉम बाला। अब अगर इसका खुद का स्कूल था कंपनी का, तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड हमको डिडक्शन मिलने वाला है, गारंटी। अब 2 है आरती और अशोक, आरती का 900, अशोक का 1200। अब यहां पर 2 ओपिनियन आते हैं। पहला ओपिनियन, आप ये मान सकते हो कि 1000 रुपीज तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर का टैक्सेबल है। दूसरा ओपिनियन ये है कि 1000 रुपीज की तो लिमिट है, अगर उसके नीचे रहा तो फुल एग्जेम्प्ट, पर उसके ऊपर रहा तो फुल टैक्सेबल, है ना। तो मैं ये मान रहा हूं कि 1000 रुपीज जो है वो 1000 रुपीज के नीचे एग्जेम्प्ट है और 1000 रुपीज के ऊपर वाला जो है वो टैक्सेबल है। तो ये 900 तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, माइनस 900 ये हो गया 0 इंटू 12, और यहां पर मैं माइनस कर दे रहा हूं 1000 यानी 200 इंटू
12 यानी 2400 रुपीज़ मैंने इसका टैक्सेबल मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे। The employer has provided movable assets such as television, refrigerator and air conditioner at the residence of बाला। The actual cost 1,10,000। तो हमको पता है मूवेबल एसेट दे रहा है, ये मूवेबल एसेट दे रहा है, तो हमको 10% लेना है उसका। कितना लेना है? 10%। तो 10% ऑफ 1,10,000 यानी ये आ गया मेरा 11,000। इजी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी इसके ऊपर, गिफ्ट वाउचर के ऊपर भी बात की थी। 5,000 के ऊपर जो है पूरा टैक्सेबल होगा। तो चौथा गिफ्ट वाउचर पूरा का पूरा मैं 10,000 टैक्सेबल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सेकंड ओपिनियन ये भी ले सकते हो कि 5,000 तक एग्जेम्प्ट है तो खाली 5,000 को टैक्सेबल कर दो, पर मैं यही ओपिनियन मानता हूँ कि 5,000 के ऊपर वाला फुल टैक्सेबल यहाँ पे होता है। टेलीफोन 25,000 का पे किया एम्प्लॉयर, रेसिडेंस ऑफ श्री बाला पे था। अब देखो ये पूरा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग, ये खुद क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं है, ये तुमको कंफ्यूज करना चाहता है। क्यों? अगर आप देखोगे तो बाकी सारी अमाउंट के कंपैरिजन में टेलीफोन जो है उसका 25,000 रुपये का बिल जानबूझ कर दिया गया है ताकि आप उसको टैक्सेबल में डाल दो। पर टेलीफोन बिल जो है वो हमेशा एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आता है। टेलीफोन जो है वो टैक्स फ्री परक्विजिट्स है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। टेलीफोन जो है वो टैक्स फ्री परक्विजिट्स में आता है, टेलीफोन का बिल, तो उस पर हमको कोई भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट, हाउसिंग लोन 6% पे दिया है। एसबीआई का रेट 10% है, ये हाउसिंग लोन दे रहा है 6% पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/24 इज 6 लाख। श्री बाला पेज 12,000 पर मंथ टूवर्ड्स प्रिंसिपल ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। 12,000 की EMI भर रहा है, कोई बात नहीं। 6 लाख रुपए इसका अभी आउटस्टैंडिंग है 1/4/24 को। तो पहली किस्त ये कब देगा? 5 तारीख को, तो 5/4/24 को। तो मैं ये मानता हूं, पहले अपन कैलकुलेट करेंगे ना इसको। देखो, मंथ बैलेंस एट द एंड और परक्विजिट्स की वैल्यू। परक्विजिट्स कितना आएगा भाई? 10% माइनस 6% इक्वल्स टू 4%, है ना। 10 माइनस 6 4 आएगा। अब पहले मंथ लिख लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। 6 लाख से चालू करना था, 6 लाख से चालू करना था। अगर 6 लाख बाकी है तो पहला किस्त कब पटाएगा? 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को किस्त पटा दिया तो उसका कितना हो गया? 6 लाख माइनस 12,000, 5,88,000 हो गया। अब वो हर मंथ 12,000 रुपये पे करते जाएगा, तो माइनस कर दो 12,000, तो इसका बचेगा 5,76,000, माइनस कर दो 12,000 तो बचेगा 5,64,000। फिर उसमें माइनस कर दो 12,000 तो आ जाएगा 5,52,000। फिर उसमें माइनस कर दो 12,000 तो आ जाएगा 5,40,000। फिर 5,40,000 में 12,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 5,28,000। फिर उसमें माइनस कर दो 12,000 तो आ जाएगा 5,16,000। फिर उसमें माइनस कर दो 12,000 तो आ जाएगा 5,04,000। फिर उसमें माइनस कर दो 12,000 तो आ जाएगा 4,92,000। फिर उसमें माइनस कर दो 12,000 तो आ जाएगा 4,80,000। फिर उसमें माइनस कर दोगे 12,000 तो आ जाएगा 4,68,000। फिर 4,68,000 में माइनस कर दोगे 12,000 तो आ जाएगा 4,56,000। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये लोन वाला क्वेश्चन आएगा तब आपको पर मंथ का बैलेंस कैलकुलेट करके उस पर इंटरेस्ट लगाना है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता लॉ तो आपको पहले जो है, मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में
बताया हुआ था कि लोन का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप वहाँ जाकर प्लीज़ देख कर आइए, या तो आप रिवीजन करके आइए कि कैसे ये जो है कैलकुलेट होता है। अब मैंने बैलेंस एट द एंड निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, 4% निकालूंगा। 5,88,000 का 4% 23,520 डिवाइडेड बाय कर दूंगा 12, क्योंकि मेरे को एक ही महीने का चाहिए। 1960। 5,76,000 का 4% डिवाइडेड बाय 12, 1920। 5,64,000 का 4% डिवाइडेड बाय 12, 1880। 552 का 4% डिवाइडेड बाय 12, 1840। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 40-40 रुपये कम होते जा रहे हैं, तो अगर मैं ये मैक्स, अगर आपको आता हो मैक्स अच्छे से, तो आप 40-40 रुपये कम करके इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये मैंने हर मंथ का निकाल लिया। अब मैं इसका टोटल मारूंगा। टू 20,880। तो ऐसे निकालते हैं दोस्तों। अगर हमारा कोई भी लोन रहता है तो उसका कितना परक्विजिट्स आएगा इंटरेस्ट का, वो आएगा 20,880। इंटरेस्ट ऑन लोन परक्विजिट्स, पॉइंट नंबर 6 हो गया। और कोई पॉइंट है क्या इसके बाद? नहीं है। 18,000, 2400, 11,000, 10,000, 20, 880, 62,280। ठीक है दोस्तों, ये आ गया मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 21 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे, जो कि बहुत ही ईजी है। क्या बोलता है, एबीसी कंपनी लिमिटेड अलॉट किया था खून पसीने वाले शेयर्स। खून पसीने वाले शेयर्स को क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। किसको दिया था? श्री चंद को जून 2024 में। शेयर्स का 200 रुपये में अलॉट किया था। फेयर मार्केट वैल्यू था 300 रुपये। ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय द अलॉटी, द फेयर मार्केट वैल्यू वाज कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द मेथड प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। कंप्यूट करके दिया हुआ है कि 300 रुपये का फेयर वैल्यू था। अब परक्विजिट्स वैल्यू निकालना है ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड टू श्रीचंद। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक लॉ पढ़ा देता हूँ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर अपने एम्प्लॉय को मार्केट रेट से कम रेट में देती है। इजी। अब टैक्स कैसे लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस कर देंगे हम इशू प्राइस। इशू प्राइस यानी कंपनी कितने में शेयर दे रही है। फेयर मार्केट वैल्यू यानी मार्केट में उस दिन की वैल्यू क्या है। इनटू कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो आ जाएगा हमारा टैक्सेबल अमाउंट। एक बार हम टैक्सेबल अमाउंट निकाल के उस पर टैक्स पे कर देते हैं, तो जब हम उस शेयर को फ्यूचर में बेचेंगे तो हमको कैपिटल गेन आएगा। तो कैपिटल गेन में जो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन लेंगे वो हम फेयर मार्केट वैल्यू को लेंगे। ठीक है, अब फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है? अगर लिस्टेड शेयर है तो हमको फेयर मार्केट वैल्यू लेना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। उस दिन का ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 यानी एवरेज। अगर उस दिन ट्रेड नहीं हुआ कोई भी शेयर, तो उसके पिछले बार जब भी ट्रेड हुआ उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। क्लोजिंग बैलेंस लेना है। अगर अनलिस्टेड शेयर है तो मर्चेंट ब्रोकर की हेल्प लेनी है और जो वो वैल्यू निकाल के देगा वो वैल्यू लेनी है। तो इस क्वेश्चन में परक्विजिट्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? टैक्सेबल परक्विजिट्स अमाउंट इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू 300 और 200 रुपए में कंपनी ने शेयर दिया और कंपनी ने शेयर दिया 1,000, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? 1 लाख रुपीस। ये आ गया मेरा टैक्सेबल। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो है, व्हाट इज द परक्विजिट्स वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू श्रीचंद, उसका हमको जवाब मिल चुका है, वो है 1 लाख रुपए। अब इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दो शेयर बाय श्रीचंद, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ दो इक्विटी शेयर? वही मैंने आपको बताया। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन जो है वो क्या होगा?
तो सेकंड, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू। तो 300 इंटू 1000 इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख, ये हो जाएगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इजी, बहुत इजी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको पहले लॉ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। आप लॉ पढ़िए, आपको इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 23 में। इलस्ट्रेशन नंबर 23 क्या बोलता है ये देखते हैं। X provided the following perquisites to the employee Mr. Y for previous year 24-25 accommodation taken on lease by X Limited। फिर से ये लीज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। टेकन ऑन लीज बाय एक्स लिमिटेड 15,000 पर मंथ और 5,000 पर मंथ जो है वो रिकवर कर रहा है वाई से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर जो है 3,000 पर मंथ पे हायर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। कार जो है 1200 सीसी की है जो कि ओन्ड बाय एक्स लिमिटेड, कंपनी की कार है, मिस्टर वाई को दिया है और बोथ ऑफिस और पर्पस बिजनेस पर्पस के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर रहा है, पर्सनल पर्पस ऑफिस के लिए, दोनों के लिए। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आर फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खुद दे रहा है और उसको एक ड्राइवर भी दिया है। गिफ्ट वाउचर 10,000 का दिया है, कोई बात नहीं, और उसका सैलरी जो है वो एज्यूम करना है 10 लाख रुपए। सबसे पहले फर्स्ट अगर पॉइंट में मैं आऊँ तो एकोमोडेशन लीज पे लिया था, 15,000 पर मंथ का लीज पे किया और 5,000 रुपये सैलरी रिकवर किया है मिस्टर वाई से। तो ये पहला पॉइंट आ गया, हायर बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। तो 10% ऑफ 10 लाख और हायर चार्जेस 15,000 इंटू कितना था भाई हायर चार्जेस, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। तो ये आ जाएगा 1 लाख और 1,80,000, विच एवर इज लोअर लेना है मेरे को। तो विच एवर इज लोअर क्या आएगा मेरा, 1 लाख। 1 लाख रुपीज मेरा आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। अब 1 लाख में वो रिकवर कितना कर रहा है, 5,000 पर मंथ रिकवर कर रहा है, माइनस रिकवर्ड 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपये। तो टैक्सेबल परक्विजिट्स आ गया 40,000 रुपये। ईजी, फर्स्ट पॉइंट ईजी था, हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में। फर्नीचर का हायर चार्जेस है, फर्नीचर का हायर चार्जेस है 3,000 और हमको पूरा 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹36,000। इसमें हमको कुछ भी माइनस नहीं होता क्योंकि हायर चार्जेस जो भी रहता है वो हमको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आते हैं कार में। कार के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कार फैसिलिटी अगर ऑफिस पर्पस के लिए दी गई है तो एग्जेम्प्ट है, पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है और फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है तो टैक्सेबल है। और अगर कार ओन करता है एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर हायर करता है तो हायर चार्जेस प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमको करना है पार्शियली ऑफिस और पार्शियली बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। और कार कौन ओन कर रहा है, एम्प्लॉयर कार को ओन कर रहा है, कार ओन बाय एम्प्लॉयर, और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 1,800-2,400। तो इस केस में 1200 सीसी की कार है तो 1,800 रुपये पर मंथ और इसमें ड्राइवर का 900 रुपये पर मंथ हमको प्लस कर देना है। तो कार का टैक्सेबल परक्विजिट्स आ जाएगा 1,800 प्लस 900 रुपये ड्राइवर का, इंटू कर दूंगा मैं 12, ये हो जाएगा 32,400 कार का टैक्सेबल परक्विजिट्स आ गया, है ना। उसके बाद जो है वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि 5,000 के ऊपर होगा तो आपको फुल्ली टैक्सेबल कर देना है। तो गिफ्ट वाउचर
अबव 5,00,000 5,000 सॉरी 5,00,000 नहीं 5,000 अबव 5,000 फुल्ली टैक्सेबल। तो ये आ जाएगा आपका ₹10,000। तो टोटल आ गया मेरा 50, 60, 70, 80, 86,000 प्लस 32,400 1,18,400। ये आ गया मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 23। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 23 ईजी समझ आ गया हो। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना था। पहला हायर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। कार वाले के लिए मैं लॉ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और फर्नीचर तो पता ही है आपको, अगर हायर है तो फुल लेना है, और अगर फर्नीचर ओन करता है एम्प्लॉयर तो 10% लेना था। गिफ्ट 5,000 के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल, तो मेरा आ गया 1,18,400। बहुत ही ईजी। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 में। इलस्ट्रेशन नंबर 24 क्या बोलता है, मिस्टर गोयल को जो है कुछ सैलरी मिल रही है, अच्छी बात है। इमोल्यूमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31/3/25, बेसिक 4 लाख, डीए 1.5 लाख, कमीशन 1 लाख, एंटरटेनमेंट अलाउंस 40,000, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स 25,000, प्रोफेशनल टैक्स पेड 2 लाख, 1 लाख was paid by his employer. Mr. Goyal contribute 5,000 to a recognized provident fund. He has no other income. Determine the income from the head salary for assessment year 25-26 if Mr. Goyal is a state employee. सबसे पहले अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में जाता, डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में जाता ये, तो इसके साथ क्या होता, सबसे पहला बेसिक पे, डीए और कमीशन, ये पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। बेसिक पे, सेकेंड डीए, तीसरा कमीशन, यहां पर तो कोई इसको छोड़ता ही नहीं। बेसिक पे 4 लाख, डीए 1,50,000 और कमीशन 1 लाख, यहां पर तो कोई नहीं छोड़ता। एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंडिचर रिम्बर्स और प्रोफेशनल टैक्स पेड, दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो आपको डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिमे में नहीं मिलता, वो आपको ओल्ड प्रोविज़न ऑफ टैक्स में मिलता है। और प्रोफेशनल टैक्स भी, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यानी आप एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर रहे हो और आप गलत कर रहे हो। तो मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स कर दिए 25,000 रुपये के, तो उस पर पूरा टैक्स लगेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस 40,000 है तो पूरा टैक्स लगेगा। और प्रोफेशनल टैक्स 1,000 एम्प्लॉयर पे किया है तो 1,000 पे, खुद पे किया है प्रोफेशनल टैक्स, उस पर थोड़ी हम लगाएंगे। हाँ, 5,000 डाला है आरपीएफ में, तो 5,000 आरपीएफ में डाला है तो वो उस पर टैक्स नहीं लगता है, उसका डिडक्शन मिलता है। पर डिडक्शन भी आपको ओल्ड प्रोविजन में मिलेगा, डिफॉल्ट प्रोविजन में डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका टोटल आ जाएगा 4 लाख, 1,50,000, 1,25,000, 40,000 और 1,000, 7,16,000। मेडिकल एक्सपेंडिचर में अगर ऐसा लिखा होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लिखा होता तो हम क्या करते, उसको एग्जेम्प्ट करते, पर यहां पर कुछ लिखा ही नहीं है। अब डिडक्शन यहां पर मैं कितना दूं, 50,000 दूं या 75,000, 75,000, क्योंकि डिफॉल्ट प्रोविजन में, तो 6,41,000 रुपीज इसका टैक्सेबल आ जाएगा। ये मैं बात किया डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिमे की, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिमे में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसीलिए कंप्लीटली जो है हमको इसमें टैक्स लगाना है। अब हम बात करेंगे ओल्ड प्रोविजन ऑफ टैक्स, यानी डिफ़ॉल्ट से बाहर आ रहा है तो क्या होगा, इस पे तो पूरा लग जाएगा, इस पे भी पूरा लग जाएगा, इस पे भी पूरा लग जाएगा,
इस पे भी पूरा लग जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस की मैं बात करूं तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है, पर पहले आपको इसको सैलरी में जोड़ना है और डिडक्शन उसके बाद लास्ट में माइनस करना है। तो अभी तो मैं जोड़ देता हूं, अभी के लिए इसको भी मैं अभी के लिए जोड़ देता हूं। तो ये मेरा टोटल सेम आ जाएगा 7,16,000। अब यहां पर सबसे पहले मेरे को मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ये तो 50,000 का डिडक्शन मेरे को मिलने ही वाला है, माइनस हो गया। और माइनस क्या होगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या है। देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही मिलता है, और अदर एम्प्लॉय है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। तो ए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर सी 5,000 विच एवर इज लोअर। तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी यानी 4 लाख का 20% में कैलकुलेट करूंगा 80,000 रुपीज आ जाएगा। एक्चुअल कितना मिला है जी, इसको 40,000 मिला है, और जो इसकी लिमिट है वो कितनी है, 5,000। तो विच एवर इज लोअर यानी 5,000 रुपये का इसको डिडक्शन मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का। तो मैं माइनस कर देता हूँ 5,000 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। अब आते हैं हम टैक्स पे। प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 अगर एम्प्लॉय पे किया है तो कोई बात नहीं, क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वो तो करना ही है। और अगर एम्प्लॉयर पे किया है तो पहले उसको टैक्स करना है, जोड़ना है, फिर उसको माइनस करना है। एम्प्लॉय का नहीं जोड़ना है, एम्प्लॉय अपने सैलरी में से ही दे रहा है ना, तो एम्प्लॉय का नहीं जोड़ना है। एम्प्लॉयर अगर दे रहा है तो उसको पहले टैक्सेबल करना है, फिर उसके बाद डिडक्शन क्लेम करना है। तो मैं यहाँ पर 1,000 ऑलरेडी जोड़ चुका था प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप देखोगे तो ओल्ड प्रोविजन ऑफ टैक्स में ऑलरेडी जोड़ चुका हूँ 1,000 रुपये, ये रहा। अब मैं यहाँ पर माइनस जब करूंगा तो मैं माइनस करूंगा 2,000, क्यों, क्योंकि 1,000 एम्प्लॉयर पे किया था, 1,000 एम्प्लॉय पे किया था। $6,59,000 आ जाएगा इसका टैक्सेबल सैलरी। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 24 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। अब इलस्ट्रेशन नंबर 25 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।